हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का जो टॉपिक है महासागर और महाद्वीपों का वितरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और बच्चों इसमें हम देखेंगे कि किस तरह महाद्वीपों और महासागरों का वितरण हुआ है और किस तरह हम इसके बारे में जान सकते हैं। और हम इस टॉपिक के अंदर ये भी देखेंगे कि महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित कौन से हमें प्रमाण मिले हैं और कौन से प्रमाण स्थित हैं। बच्चों हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था महाद्वीपों का प्रवाह और महाद्वीपों से वितरण से संबंधित जो प्रमाण है उनके बारे में, जिसमें हमने महाद्वीपों का साम्य, टिलाइट जैसे महत्वपूर्ण प्रमाणों के बारे में अध्ययन किया। आज बच्चों हम उन्हीं जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण थे उसका चौथा बिंदु लेकर आए हैं, वो है प्लेक्सर निक्षेप। प्लेक्सर निक्षेप मतलब कुछ ऐसी प्राचीन चट्टानें हैं जिनकी चट्टानों के आंतरिक भाग के अंदर देखा जाए तो ऐसे जीवाश्म के अवशेष पाए गए जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सेल कौन से युग की है और उस युग के अंदर ये भाग पहले से एक ही थे और बाद ये टूटकर अलग हुए। इससे ही हमें जानकारी मिल जाएगी कि ये पहले एक ही भूखंड थे। तो अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं प्लेक्सर निक्षेप से। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक ही आश्चर्यजनक तथ्य है। देखो, घाना तट के ऊपर जो सोने के जो चट्टानों के अवशेष जो प्राप्त हुए, वैसे के वैसे जो अवशेष है वो अन्य सेलों या अन्य जगहों पर भी देखने को मिले, जो हमारे लिए एक आश्चर्य की बात मानी जाती है। देखो बच्चों, यदि किसी एक जगह पर जहाँ सोने की चीजें पाई जाती, वैसे की वैसे यदि कई किलोमीटर दूर वही पाई जाना एक सोचने विचारने की क्या हो जाती है, बात हो जाती है। सोनायुक्त सिराएं ब्राजील के अंदर पाई जाती है। सोनायुक्त सिराएं कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। देखो विचारक क्या कहते हैं बच्चों कि सोनायुक्त जो सिराएं थी वो कहाँ थी? पहले ब्राजील में पाई जाती। अतः ये स्पष्ट होता है कि घाना से मिलने वाली जो सोने की जो सिराएं थी पहले कहाँ थी? घाना, अफ्रीका के अंदर जो सोने की जो सिराएं मिलती थी वैसे की वैसी सिराएं कहाँ मिली? ब्राजील के अंदर। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो विचारक होते हैं, वो मानते हैं कि हो सकता है कि घाना और ब्राजील पहले क्या थे? एक ही भाग थे। अपन यदि अपन इसमें मानचित्र से अपन देखते हैं, जैसे ये अपन उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया और ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया और ये अपन का यूरोप का मानचित्र बना रहे हैं जैसे, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा यूरोप का मानचित्र और ये हो गया अपन का एशिया का, ये हो गया हमारा एशिया का मानचित्र और ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, तो अपन इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो अफ्रीका जो देश है, यहाँ पर क्या है? अफ्रीका। और अफ्रीका यहाँ पर क्या कौन सा क्षेत्र देश आया हुआ? घाना। कौन सा आया हुआ है? घाना। और यहाँ पर कौन सा है? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। और घाना और ब्राजील के जो दोनों जो चट्टानें हैं वो कैसे पाई गई? सोनायुक्त सिराएं। मतलब पहले ये जो चट्टानें कहाँ थी? घाना में थी और वैसे वैसे चट्टानें कहाँ मिलती है? ब्राजील का। इसी ध्यान को रखते हुए भूगोल में क्या मानते हैं बच्चों कि हो सकता है कि ये घाना और ब्राजील पहले एक ही भूभाग थे, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसके कारण ये दोनों भूभाग टूटकर क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। अब अपन लेते हैं जीवाश्म का वितरण। अब देखो बच्चों, पहले तो अपन को याद रखना होता है जीवाश्म क्या है। पहले क्या है? जीवाश्म क्या है। अब हम लेते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? यदि जीवाश्म की परिभाषा पूछे बच्चों तो सीधा सा यदि इसको तोड़कर देखें तो बहुत अच्छा अर्थ निकलता है, जीव प्लस अंश। जीव प्लस अंश। जीव प्लस अंश। जीव का मतलब होता है जीवन और अंश का मतलब होता है भाग। मतलब जीवों के अंश से बने हुए जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। आपको मालूम ही है कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर
दब गए और वो सड़ गल के विभिन्न प्रकार के जीवाश्म का रूप धारण कर लिया और वही क्या बने, जीवाश्म। तो इसको अपन कहते हैं जीवों के अंश से पाए गए जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म पाए या जीवाश्म कहलाते हैं। ये इसका पहला बिंदु देखते हैं बच्चों, यदि समुद्री अवरोधों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पाए जाने वाले पौधे और जंतु के समान प्रजातियां ही पाई जाती है। देखो यदि समुद्री अवरोधक होते हुए भी, ये समुद्री अवरोधक है, यहाँ पर आप देखते हो बच्चों, यहाँ पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर बीच में स्थित होते हुए भी फिर भी इन दोनों तटों के ऊपर, ये और ये जो दोनों तट, इन दोनों तटों के ऊपर देखें तो एक ही प्रकार की प्रजातियां पेड़ों और जीवों में पाई गई है। क्या पेड़ों और पौधे की प्रजातियां हैं वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दोनों जो तट हैं वो लगभग एक समान पाई गई है। अफ्रीका की कौन सा तट, पश्चिमी, और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पर दोनों समानता मिलती है। अब इसमें बच्चों एक शब्द आया प्रजातियां। देखो प्रजातियां की यदि परिभाषा पूछे तो सीधी सी परिभाषा है, एक ही समान जीवों को पाए जाना या एक ही प्रकार के जहाँ जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजाति। जैसे हमारी जो प्रजाति कौन सी, होमो सैपियंस। कौन सी है, होमो सैपियंस। तो एक ही प्रकार के जीवों को पाए जाना क्या कहलाते हैं, प्रजाति कहलाती है। अगला बिंदु देखते हैं, इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, और इस प्रेक्षण से हमें यह सिद्ध होता है कि एक लेमूर नाम का जीव है। कौन सा, लेमूर। वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में। भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में। देखो यहाँ पर क्या हो गया, भारत, भारत। ये कौन सा हो गया, अफ्रीका। ये कौन सा हो गया क्षेत्र, अफ्रीका। और ये अंतिम जो है हमारे यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पर मेडागास्कर, अफ्रीका का ही भाग है बच्चों। ये हो गया हमारा मेडागास्कर। तो ये लेमूर नामक की जो प्रजातियां भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में पाई जाती है। मानते हैं कि पहले ये भूभाग जब एक ही था तो ये लेमूर जो प्रजातियां थी इन सभी क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका है, भारत है, मेडागास्कर के अंदर क्या करता था, विचरण करता था। क्या करता था, विचरण करता था। लेकिन बाद में ये भूभाग अलग हो गए, इसके कारण ये अलग अलग टुकड़े में बट गए। लेकिन लेमूर प्रजाति के लोग जब भी इस क्षेत्र में आते हैं भागते हुए और उनको लगता है कि ये भाग आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भाग जुड़े ना होने के कारण यहाँ पर काफी बार ये लेमूर नामक के जो जीव है समुद्र में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीन स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। देखो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने तीन स्थल को जोड़ा। कौन कौन से, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका। इन तीनों को आपस में जोड़ा। क्या क्या, इन तीनों को आपस में क्या किया, जोड़ा, और जोड़कर एक सतत स्थलखंड बना। उसको उसका नाम क्या दिया, लेमुरिया। क्या दिया, लेमुरिया। तो आपसे सवाल पूछ ले बच्चों, लेमुरिया क्या है? सवाल क्या है बच्चों, लेमुरिया क्या है? तो लेमुरिया का सीधा सा अर्थ है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के जो स्थलखंडों को जोड़कर जहां पर लेमूर नामक जीव पाए जाते हैं उसी को हमने क्या कहा, लेमुरिया कहा। क्या कहा, लेमुरिया। वापस में रिपीट कर देता हूं, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले लेमूर जीव पाए जाते हैं। इन तीनों स्थलखंड को जोड़कर एक स्थलखंड बनाया गया और लेमूर जीव होने का ऐसे क्या कहा गया, लेमुरिया कहा गया। अगला बिंदु देखते हैं, मेसोसारस नामक के छोटे रेंगने वाले जीव केवल खारे पानी में ही रह सकते थे। लेकिन मेसोसारस नामक के छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं वो कहाँ पर रह सकते थे, खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत और ब्राजील के इरावा शैलों में मिलती है। देखो एक जीव है, कौन सा, मेसोसारस। कौन सा है, मेसोसारस। वो कहाँ पर रहता था, सिर्फ खारे पानी में। और कैसा जीव था, रेंगने वाला जीव। कैसा था, रेंगने वाला जीव। और इसकी अस्थियां हैं वो कहां पर मिली, अफ्रीका और ब्राजील के अंदर। अफ्रीका और ब्राजील के अंदर, बाकी जो दक्षिण प्रांत की जो सेल है और इरावन की जो सेल है उनके अंदर देखने को मिली। तो यहाँ पर हो गया ब्राजील और यहाँ पर हो गया अफ्रीका की हिस्सा। इन दोनों की चट्टानों के अंदर किसके अवशेष मिले, मेसोसारस के अवशेष मिले। अगला बिंदु देखते हैं, ये दोनों स्थान आज से एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूरी पर। ये दोनों स्थान है, जैसे ब्राजील है और ये अफ्रीका का जो क्षेत्र है
ये दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी कितनी है, 4800 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 4800 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी चट्टानों के अंदर, वनस्पति के अंदर, जीवों के अंदर क्या पाई गई है, समानता पाई गई है। और इनके बीच में एक सागर विद्यमान है, और इनके बीच में जो सागर है कौन सा है, अटलांटिक सागर, जिसे अपन दक्षिणी अटलांटिक या अंध महासागर के नाम से जानते हैं। और फिर अपन पढ़ते हैं प्रवाह संबंधी बल। देखो वेगनर कौन था, अल्फ्रेड वेगनर, मौसमविद, जलवायुवेत्ता था जर्मन का, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अंदर दिया था। और उन्होंने कहा था कि महाद्वीप का जो स्थल खंड है वो स्थिर ना होकर क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता। और उन्होंने ये भी कहा था बच्चों कि पारक के अंदर जो हमारे महाद्वीप थे वो अलग अलग भूखंडों में ना होकर एक ही भूखंड था, जिसे विशाल महासागर से घिरा होने के कारण क्या कहा गया था, पेंजिया। क्या कहा था उन्होंने, पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था उसको क्या कहा था बच्चों, पैंतालासा। तो स्थल भाग क्या हुआ, पेंजिया, और फिर महासागर वाला भाग क्या हुआ, पैंतालासा। फिर हमने क्या पढ़ा कि पेंजिया के अंदर दो प्रकार के बल उत्पन्न हुए, एक तो ज्वारीय बल और एक दूसरा ध्रुवीय या बल या गुरुत्वाकर्षण बल। और इन बलों से क्या हुआ, इन पेंजिया के अंदर क्या हुआ, विखंडन हुआ, मतलब वे टूट गए। और टूट कर दो भागों में बटा। उत्तरी भाग लोरेस से कहलाया और दक्षिण भाग क्या कहलाया बच्चों, गोंडवाना। क्या कहलाया, गोंडवाना। फिर और इसके अंदर टुकड़े और फिर बाद में 7 मुख्य प्लेट, 6 मुख्य प्लेटें और 20 गौण प्लेटें पाई गई। और आपके जो इस पुस्तक के अंदर आपके 7 प्लेटों को उदाहरण दिया गया है। ठीक है बच्चों। और आज अपन इसी वेगनर के द्वारा जो पेंजिया का जो विभाजन हुआ उसके 2 कारण बताए गए। एक उसका था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और दूसरा था ज्वारीय बल। देखो ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो दूर क्षेत्र से प्राप्त हुआ उसे ध्रुवीय फ्लाइंग बल कहा गया है। और ज्वारीय बल समुद्र में उठने वाले ज्वार के कारण उत्पन्न बल हो उसे क्या कहा गया, ज्वारीय बल। अब लेते हैं अपन पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल। देखो पोलर फ्लाइंग बल को या ध्रुवीय फ्लाइंग बल को बात वही है। पोलर और जो फ्लाइंग बल है, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल है, वो पृथ्वी का एक बल है जो घूर्णन, कौन सा बल या कौन सी गति, घूर्णन गति से यह बल उत्पन्न होता है। याद रखना पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल है वो किससे प्राप्त होता है, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या है पहले ये आप पता लगाएं। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ एक चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन। जैसे अपन देख लेते हैं पृथ्वी जब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है उस समय 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। और उस 24 घंटे के समय के दौरान जब पश्चिम से पूर्व की ओर एक पूर्ण चक्कर लगाती है उस समय जो एक बल पैदा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल। देखते हैं ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से। और घूर्णन की परिभाषा पूछे तो सीधी सी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ एक चक्कर लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णन बल। और ये चक्कर कितने घंटे में पूरा होता है, 24 घंटे में। एक आपको पता ही है, एक होता है परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अपन अगला बिंदु को लेते हैं, पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं, और पृथ्वी की जो आकृति है एकदम गोल नहीं है। कैसी, एकदम इस तरह गोल नहीं, बल्कि कैसी है, गोलाभ है। कैसी है, गोलाभ नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा से उभरी हुई है, और उभरी हुई है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ये भूमध्य रेखा से क्या है, उभरी हुई है, और ये सब कारण क्या हुआ, पृथ्वी क्या घूर्णन। इस तरह पृथ्वी
यहाँ पर होगी भूमध्य रेखा, ये होगी हमारी भूमध्य रेखा। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो भूमध्य रेखा से फैली हुई है और दूर से कैसी है, चपटी है। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, गोलाभ आकृति। कैसे कहते हैं, गोलाभ आकृति। और ये दूर से इतनी चौड़ी और भूमध्य रेखा से चौड़ी और दूर से चपटी होने का जो कारण बताया है वो कौन सी गति बताया है, घूर्णन गति। कौन सी गति बच्चों, घूर्णन गति। तो याद रख लेना, घूर्णन गति के कारण ही पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल की उत्पत्ति हुई, पहला बात। दूसरी बात, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी दूर से चपटी और भूमध्य रेखा से फैली हुई है। और इस कारण से पृथ्वी की आकृति कैसी हो गई बच्चों, गोलाभ। कैसी हो गई, गोलाभ। और पृथ्वी अपने घूर्णन के समय कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। कितने समय में लगाती है, 24 घंटे। अगला जो बल है हमारा वो है ज्वारीय बल। अब पहले आपको मालूम होना चाहिए ज्वार क्या है, और ज्वार से आपको पता चल जाएगा ज्वारीय बल कैसे उत्पन्न होता है। तो अपन लेते हैं पहले ज्वार। ज्वार क्या है, सीधी सी बात याद रखें तो समुद्र तल से जल स्तर को ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार। मान लो एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा समुद्र का एक बॉक्स बना लेते हैं, ये समुद्र है 0 10। हमारा जो समुद्र तल है वो कितना है, 10 तक। और यदि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा इन दोनों के आकर्षण से, सूर्य और चंद्रमा के इन दोनों आकर्षण से जल स्तर पहले 10 पॉइंट पर था, वो जल स्तर अब उठ के कितना हो जाए, 11 पर या 20 पर हो गया। क्या पर हो गया, 20 पर। तो इस समुद्र तल से जल का ऊपर उठना, तल तो कितना था, सिर्फ 10 से कितना उठ गया ऊपर, 20 तक। तो समुद्र तल का ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ज्वार। क्या कहलाती है बच्चों, ज्वार। और ज्वार आते किससे, सूर्य और चंद्रमा के एक बल होता है, वो होता है आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल से ही ये ज्वार आते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, समुद्र तल से जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और ज्वार का किससे आता है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। हमेशा याद रखना बच्चों, ज्वार की जो प्रवृत्ति सबसे ज्यादा जो या उच्च ज्वार की जो प्रवृत्ति है वो कब होती है, 2 दिन। एक होता अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। कब होती है, अमावस्या और पूर्णिमा। याद रख लेना बच्चों, उच्च ज्वार की स्थिति कब आती है, अमावस्या और पूर्णिमा। और अमावस्या और पूर्णिमा को किस प्रवृत्ति में आती है या कौन सी प्रक्रिया है, तो इसमें आप सीधा से याद रखना, पहले अपन ये मान लेते हैं कौन सी, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। दूसरा अपन मान लेते हैं चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। और तीसरा अपन मान लेते हैं सूर्य। क्या है, सूर्य। अब आप बताइए, या आप पृथ्वी के ऊपर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनको जब सूर्य साफ दिखाई ना दे, पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को जब सूर्य साफ दिखाई नहीं दे, उस समय जो ग्रहण होता है वो कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण। कब होता है, कौन सा होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, और चंद्रमा आ जाने के कारण पृथ्वी पर स्थित व्यक्तियों को जब सूर्य साफ दिखाई नहीं देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कहता है बच्चों, सूर्य ग्रहण। एक बार पुनः रिपीट करता हूं बच्चों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, और चंद्रमा आ जाने के कारण पृथ्वी से सूर्य साफ दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की जो ये स्थिति कब होती है, अमावस्या को। कब होती है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। याद रखना। और इसमें यदि आप शॉर्ट में याद रखना है तो आप इसमें सीधी सी बात लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चंपू। चंपू का मतलब होता है चंद्रमा पूर्णिमा का होता है। चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और पीछे वाला अमावस्या का क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। इस तरह अपन वापस देखते हैं, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, जब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है बच्चों, चंद्रमा। वापस सुन लेना,
जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की जो छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर, जिसके कारण चंद्रमा साफ दिखाई नहीं देता है, उससे अपन क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है, हमेशा पूर्णिमा को, इसलिए शॉर्ट में मैंने क्या बताया, चंपू, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को याद रखना। तो ये उच्च ज्वार के समय ज्वार भाटा आते हैं और एक ज्वारीय बल की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा यदि निम्न ज्वार की बात करें तो निम्न ज्वार बच्चों अष्टमी को आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की क्या है, अष्टमी को हमेशा कौन सा ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। क्या आता है, निम्न ज्वार। उस समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर हो जाते हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, समकोण पर हो जाता है। उस कारण उसमें आकर्षण बल के जगह अपकेंद्रीय बल ज्यादा कार्य करता है। कौन सा बल कार्य ज्यादा करता है बच्चों, अपकेंद्रीय बल ज्यादा कार्य करता है, जिसके कारण निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उच्च ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, और निम्न ज्वार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके कारण सप्तमी और अष्टमी जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की होती हैं उस समय पैदा होता है। और उसी समय इन ज्वार की कारण क्या होता है, ज्वारीय बल पैदा होता है। इसमें देखो जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, और देखो ज्वारीय बल है वह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल उसके कारण होता है, जिससे महासागरों में क्या पैदा होता है, ज्वार पैदा होता है। और आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो ज्वार है वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में होता है, जहाँ दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। और वैसे तो ज्वार देखा जाए तो एक दिन में 2 बार ही आते हैं, और इसके लिए 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे 52 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है, जो जिसमें ज्वार भाटा आता है। क्या आता है बच्चों, ज्वार। और एक ज्वार आने में अपन को 12 घंटे 26 मिनट लगता है। कितना लगता है, 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार आता है, और दूसरे ज्वार आने में फिर 12 घंटे और 26 मिनट का समय लगता है, और दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन साउथहैम्पटन नामक जो इंग्लैंड का स्थान है वह दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वेगनर का मानना है कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो। वेगनर का मानना है कि बच्चों ये जो हमारा ज्वारीय बल है ना, वो लगभग करोड़ों वर्षों से पहले कोई इसमें हलचल नहीं थी, लेकिन बाद में हलचल आ जाने के कारण महाद्वीपों के अंदर क्या होने लगा, विस्थापन होने लगा। मतलब महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लगे, इसलिए उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उन्होंने इसलिए कौन सा सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था बच्चों, उन्होंने 1912 के अंदर। और उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति बताई कि महाद्वीप स्तर नाकर क्या है, गति करते हैं। और इसकी एक वो सिद्धांत दिया था महासागरीय प्रसरण सिद्धांत। महासागरीय प्रसरण सिद्धांत है वो भी हमारे वेगनर के माध्यम से हरी एस ने दिया था। अब ना हमारा जो प्रवृत्ति है अगली, सहवन धारा सिद्धांत। देखो सहवन धारा सिद्धांत तो ऐसे तो आर्थ होम ने 1930 में दिया था। देखते हैं इसका पहला पॉइंट। 1930 के दशक में आर्थ होम ने मेटल भाग में सहवन धारा के प्रभाव को समान को व्यक्त किया था। और 1930 के अंदर एक भूगोलविद आए थे आर्थस होम्स। कौन आए बच्चों, आर्थस होम्स, जिन्होंने सर्वप्रथम मेटल भाग के अंदर एक धारा प्रवाहित होने की बात कही। उसका नाम क्या था, सहवन धारा। क्या था, सहवन धारा। और उसी के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सहवन धारा सिद्धांत। अगला बिंदु देखते हैं, ये धारा रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न भिन्नता से मेटल भाग में उत्पन्न। और ये धारा यदि पूछ ली जाए सहवन धारा का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो रेडियो एक्टिव तत्व। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखे जाए बच्चों तो यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे इम्लेनाइट है, ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिसके कारण इस प्रकार की धारा का मतलब सहवन धारा का निर्माण या उत्पत्ति हुई। होम्स के तर्ज पर समकालीन वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। और होम्स का जो ये विचारधारा थी कि सहवन धारा के कारण महाद्वीपीय विस्थापन होता है, ये जो विचारधारा है जो आधुनिक वर्तमान के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, नकार दिया मतलब इस बात पर मना कर दिया कि इस कारण से ऐसा हो सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है महासागरीय अधस्थल का मानचित्र। महासागरीय अधस्थल का मानचित्र। अब इसमें देखते हैं
महासागरों की बनावट और आकार का विशिष्ट सोच से ये स्पष्ट करते हैं कि महासागर का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं वरन उसमें उच्चावच पाया गया। देखो महासागर की जो बनावट है और उनकी तली का जो हमने शोध किया तो एक बात निकल कर सामने आई कि महासागर की जो तली है वो समतल नहीं बल्कि कैसी है, उच्चावच रूप में पाई। उच्चावच का मतलब उसमें उबड़ खाबड़ है, उसके अंदर घाट भी पाए गए, मैदान भी पाई गई, कटके भी पाई गई, महाद्वीप मगध तट भी है, ये महाद्वीप सीमांत भी है। ये सारी स्थिति है वो महासागर के अधिस्थल में पाई जाती है, जिसके कारण इसका भाग आंतरिक कैसा हुआ, उच्चावच मतलब उबड़ खाबड़ वाला पाया गया। अगला बिंदु देखते हैं, युद्धोत्तर काल में महासागर अधिस्थल का निरूपण अभियान ने महासागर उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी। और युद्धोत्तर काल मतलब काफी लंबे बाद में सोच से यह पता चला कि महासागरीय की जो स्थिति है आंतरिक भाग की वो एक समतल मैदान रूपी ना होकर उच्चावच रूपी पाई देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, अधस्थलीय में जलमग्न पर्वतीय कटके गहरी खाइयां हैं। देखो समुद्र का जो अधस्थल है मतलब आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या पाई गई है, पर्वतीय कटके जो बहुत ही गहरी खाइयों के अंदर है। आपको यदि पूछ ले कटक क्या है तो सीधी सी परिभाषा देनी है बच्चों, महासागरों के अंदर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं, कटक। वापस सुन लेना बच्चों, महासागरों में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, कटक, जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित। और ये महाद्वीपों के किनारों पर इस प्रकार की कटके पाई जाती है। और खाइयां, खाइयां के लिए एक शब्द आता है गर्त। कौन सा शब्द आता है बच्चों, गर्त। गर्त आपको पता ही है पूरे महासागरों के अंदर 57 गर्त हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो गर्तों की संख्या है वो प्रशांत महासागर में। कहां पर है, प्रशांत महासागर। अगला बिंदु देखते हैं, मध्य महासागर कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे सक्रिय रूप में पाई। और मध्य महासागर के अंदर जो कटके होती है वहां पर कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा होती है, ज्वालामुखी उद्गार, मतलब ज्वालामुखी क्रिया जो या ज्वालामुखी विस्फोट की जो क्रिया है बहुत अधिक होती है। और वहां पर भी ज्वालामुखी कैसी पाई जाती है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी, सक्रिय। ऐसी ज्वालामुखी जो लंबे समय तक विस्फोट होती रहती है या बार बार उसके अंदर से लावा बाहर निकलता है या मेघमा बाहर निकलता रहता है, उस प्रकार की ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों। अगला जो टॉपिक बिंदु है, महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों का काल निर्धारण ने यह स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन। देखो महासागरों की अधस्थल को हमने अध्ययन किया और अध्ययन से एक बात सामने निकल कर आई बच्चों कि महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो महासागरों की तुलना में महाद्वीपों की जो चट्टानों की तुलना में महासागरों की जो चट्टानें हैं वो नवीन है। क्या है, नवीन है। फिर वापस पॉइंट पे देख लीजिए, महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों का काल निर्धारण, महासागरीय प्रॉपर्टी का चट्टानों का काल निर्धारण से यह स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों से क्या है, अपेक्षा नवीन है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि महाद्वीपीय चट्टानें महासागरीय चट्टानों की तुलना में पुरानी है और महासागरीय चट्टानें क्या है, नवीन है। तो बच्चों आज हमने महासागर और महाद्वीपों का वितरण जो टॉपिक था उसके अंदर हमने महाद्वीपों के जो पक्ष में जो प्रमाण थे वो पढ़े और इसके साथ हमने वेगनर के द्वारा दिए गए महाद्वीप विस्थापन के जो बल थे उसके बारे में पढ़े। सौम्य धारा सिद्धांत था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर महाद्वीपीय जो अधस्थल के जो बनावट के जो भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।